नमस्कार मित्रों। उत्तर प्रदेश चुनावी राह पर चल चुका है और अब इस चुनावी लड़ाई को कैसे कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे इसको तेज किया जाए, इसकी चिंता सभी दलों में दिखाई दे रही है। ख़ासतौर पे भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर ज़्यादा सजग दिखाई दे रही है। उसको इसका कितना लाभ मिलेगा ये इस वक्त कहना मुश्किल है, लेकिन चुनावी तैयारियों को लेकर इस वक्त ये ज़रूर कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे चल रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी के चुनावी कार्यक्रमों के बारे में भी आपको बताऊंगा। इसके अलावा बताऊंगा कि विपक्ष के दल समाजवादी पार्टी, बसपा और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, जो असदुद्दीन ओवैसी चूँकि अभी उत्तर प्रदेश में 3 दिनों की यात्रा पर थे और आज उनकी यात्रा समाप्त हुई है, तो ये दल कैसे अपने कार्यक्रम को उत्तर प्रदेश में कैसे अपना उत्तर प्रदेश में भविष्य देख रहा है, इसके बारे में बताऊँगा इस वीडियो में। भारतीय जनता पार्टी का जो मिशन यूपी है, उसमें योगी और मोदी को बड़े तौर पे फोकस किया जाएगा। मोदी की अधिक से अधिक यात्राएं हो उत्तर प्रदेश में, इसकी कोशिश होगी और योगी आदित्यनाथ के कामकाज को लेकर जितना बड़ा प्रचार हो सकता है वो करने की मंशा है भारतीय जनता पार्टी की। और आज की बैठक में, आज प्रदेश के पदाधिकारियों की बैठक थी, जानकारी ये भी मिली है कि कुछ जिला अध्यक्षों को भी इसमें जोड़ा गया था और इसके पीछे जो मकसद है वो ये कि योगी सरकार के 4.5 साल जब पूरे होंगे, 19 सितंबर को 4.5 साल पूरे हो रहे हैं, तब एक बड़ा आयोजन करके, एक बड़ा कार्यक्रम करके जनता के बीच में ये मैसेज देने की कोशिश की जाए कि इस सरकार ने किस रूप में, किन किन क्षेत्रों में कैसे काम किया है। अपराध नियंत्रण के क्षेत्र में कैसे काम हुए हैं, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर किस तरह से काम हुआ है या क्या काम हुआ है, इसको लेकर इस पूरे 4.5 साल के आयोजन में एक बड़ा कार्यक्रम के रूप में आपके सामने आएगा। और उससे भारतीय जनता पार्टी ये दिखाने की कोशिश करेगी कि योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में ज़मीन पर कितना बड़ा बदलाव किया है और इसीलिए आपको एक बार फिर से योगी सरकार को प्रदेश में लाने के लिए वोट करना चाहिए। अब तो जो भी होगा, ये आप मान लीजिए कि जब तक आचार संहिता लागू नहीं हो जाता है तब तक भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यक्रम सरकारी मंच से होंगे, लेकिन उन सब का मकसद एक होगा कि कैसे लोगों को अपने पाले में किया जाए, कैसे अपने प्रति समर्थन पैदा किया जाए, ये कोशिश भारतीय जनता पार्टी की होगी। और इसके अलावा जो दूसरे दल हैं वो भी अपनी राह तलाश रहे हैं, वो भी अपने लिए जगह तलाश रहे हैं और वो भी अपने लिए मुद्दे तलाश रहे हैं। और इस सिलसिले में समाजवादी पार्टी ने भी कई तरह के कार्यक्रम चलाए हैं और इस वक्त किसान नौजवान पटेल यात्रा पर निकले हुए हैं, उसके प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम, और वो इस वक्त पूर्वांचल के दौरे पर हैं। आज वो सिद्धार्थनगर में थे, बड़ा कार्यक्रम हुआ है। उन्होंने ज़मीन पर एक तरह से अब देखा जाए तो नौजवानों को, किसानों को और ख़ास तौर पे जो उनका अपना वोटर वर्ग है उसको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस यात्रा का नाम पटेल यात्रा दिया गया है, तो आपको इस बात का एहसास हो गया होगा कि ये पटेल यात्रा का मतलब पूर्वांचल के कुर्मी समाज के लोगों को अपने साथ लेने की कोशिश के तहत नरेश उत्तम खुद भी उसी समाज से आते हैं और जाहिर तौर पे इस समाज से अनुप्रिया पटेल, भारतीय जनता पार्टी ने अभी हाल में मंत्री बनाकर उनको इस समाज के वोट को सहेजने की कोशिश की है। लेकिन समाजवादी पार्टी भी अपने पक्ष में इस समाज को लाने के लिए कोशिश कर रही है और इस यात्रा का मकसद शायद यही है। पूर्वांचल में ये यात्रा कई जिलों से होकर गुजरी है और आज वो सिद्धार्थनगर पहुंची थी और वहाँ पे बड़े कार्यक्रम हुए हैं, नेताओं का जमावड़ा था। समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता वहाँ मौजूद थे। माता प्रसाद पांडे जो विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं वो भी इस कार्यक्रम में शरीक हुए। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में समाजवादी पार्टी का एक चुनावी कार्यक्रम ज़मीन पर चल रहा है। प्रचार प्रसार उनका इस तरह से अभी सामने नहीं आ पा रहा है, लेकिन वो ज़मीन पर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके साथ जो दल हैं उनकी यात्राएं पहले हो चुकी हैं। जो उनके साथ जो दल है, महान दल हो या जनवादी पार्टी हो, इस तरह से वो ज़मीन पर इस तरह की यात्राएं करके लोगों के बीच में जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी की कोशिश यही रहती है कि वो आम लोगों तक पहुँचे और उनसे सीधे संवाद करे।
आपने देखा होगा कि 2012 के चुनाव में भी जब अखिलेश यादव ने साइकिल चलाकर और समाजवादी क्रांति रथ लेकर जब निकले थे, तो इसी तरह के एक पब्लिक कनेक्ट के साथ वो सत्ता में वापसी की अपनी राह तलाश रहे हैं। अखिलेश यादव का पूरा जोर इसी तरह से एक पब्लिक कनेक्ट तलाशने पर है, जिसमें आम लोगों से उनका सीधा सीधा संपर्क हो जाए और अलग अलग समाज को वो अपने साथ लेना चाहते हैं। ये उनकी चुनावी रणनीति है और इस रणनीति के साथ वो आगे बढ़ना चाहते हैं। देखने वाली बात होगी कि इस रणनीति के तहत उनको कितनी कामयाबी मिलती है, लेकिन ये तो अभी तय है कि पूरे प्रदेश में अगर योगी आदित्यनाथ की सरकार से किसी को नाराज़गी है तो वो उम्मीद के साथ समाजवादी पार्टी की ओर देख रहा है। ये एक सच्चाई है जो पूरे प्रदेश में हर जिले में आपको एक दिखाई दे रहा है। ये बदलाव कितना बड़ा असर डालेगा, ये बदलाव क्या उनको सत्ता में वापस ले आएगा, ये अभी कहना मुनासिब नहीं होगा, ये अभी कहना उचित नहीं होगा। लेकिन ये ज़रूर है कि अखिलेश यादव के प्रति एक योगी विरोधी जो लोग हैं या योगी से निराश जो लोग हैं, उनको एक उम्मीद की किरण अखिलेश यादव में दिखाई दे रही है और इसीलिए समाजवादी पार्टी उत्साहित नज़र आ रही है। ये एक ज़मीन की सच्चाई इस वक्त है। और अब हम बात कर लेते हैं बसपा की तैयारियों की। तो आपने देखा होगा कि बसपा ने अभी हाल के दिनों में जिस तरीके से ब्राह्मण सम्मेलन किया, जिसको प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का नाम दिया गया, और उस सम्मेलन में मायावती ने भी हिस्सा लिया है। और लखनऊ के उस कार्यक्रम के बाद उस बसपा में थोड़ी सी शांति है, लेकिन ये जानकारी ज़रूर है कि बसपा ने अपने पदाधिकारियों के साथ बैठक करके अगले चरण के जो कार्यक्रम है उस पर विचार विमर्श किया है और कैसे इसको ज़मीन स्तर पर और कैसे इसको बूथ स्तर पर इस कार्यक्रम को ले जाया जाए। क्योंकि बसपा एक कैडर बेस्ड पार्टी है और उसको मालूम है कि अगर कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर तक एक्टिवेट नहीं किया गया तो उनको कामयाबी नहीं मिल पाएगी। वो प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन करने के साथ साथ अपने जो पुराने वोटर वर्ग हैं, उनका वोट बैंक है जो उनका दलित समाज का, उनके बीच में वो किसी तरह से एक बार फिर से कनेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मुस्लिमों को लेकर भी अभी वो पूरी तरह से सजग नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से आने वाले समय में आपको दिखाई देगा कि वो उनको अपने साथ लेने के लिए किस तरह की योजना बना रहे हैं। मुमकिन है ये टिकटों के रूप में सामने आए जब कोई मायावती आकर ऐलान करें कि वो इतने मुसलमानों को टिकट देंगे कि वो अधिक संख्या में मुस्लिम वोटों को अपनी ओर खींचने के लिए अधिक से अधिक मुसलमानों को उम्मीदवार के तौर पे उतारते हैं अपने दल के। तो अब देखने वाली बात होगी कि वो कितने मुसलमानों को टिकट देती हैं और इससे क्या मुस्लिम उनकी ओर आकर्षित होते हैं, ये भी एक सवाल है इस वक्त। इसके अलावा कांग्रेस ने अपनी बीच बीच में झटके खा कर जो प्रदेश में चुनावी अभियान को आगे बढ़ा रही है। एक बार फिर से प्रियंका गांधी लखनऊ पहुंच गई हैं और कल और परसों उनको पदाधिकारियों के साथ बैठक करनी है और उस बैठक में अपनी चुनावी योजनाओं को आगे बढ़ाएंगी। कैसे चुनाव में आगे जाना है, कैसे उनका प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ है। उनका दावा है कि 25,000 लोगों को प्रशिक्षित किया गया है, जो बूथ स्तर पर लोगों को कांग्रेस की नीतियों के बारे में, कांग्रेस के कार्यक्रमों के बारे में, कांग्रेस की संभावनाओं के बारे में कांग्रेस को लेकर बात करेंगे और कांग्रेस के लिए ज़मीन तैयार करने की कोशिश करेंगे। तो अगले 2 दिनों में प्रियंका गांधी की जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम कैसे आगे बढ़ते हैं, क्या संवाद आता है, क्या मैसेज आता है, उस पर हमारी नज़र बनी हुई है और मैं आपको ज़रूर उस पर अपडेट दूंगा। लेकिन इस वक्त जो अपडेट है वो ये कि ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी अपनी 3 दिन की यात्रा के आखिरी दिन आज वो बाराबंकी में थे और उन्होंने कई दिलचस्प बातें की हैं। ओवैसी इस बार जब उत्तर प्रदेश में अपने अभियान को आगे लेकर जा रहे हैं तो वो इस बात पर बहुत जोर दे रहे हैं कि वो भाजपा की बी टीम नहीं है और इसको साबित करने के लिए वो तरह तरह के बयान दे रहे हैं। और आज भी बाराबंकी में उन्होंने जो अपने बहुत बड़े एक भीड़ को संबोधित किया, बहुत बड़े जो अपने समर्थकों को संबोधित किया, उसमें ख़ास तौर पे उन्होंने सवाल पूछा कि 2019 में आप बताइए कि मजलिस ने एक भी सीट लड़ा था। यानी 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी को या कहिए कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बड़ी कामयाबी मिली, उसके पीछे वो कह रहे हैं कि अखिलेश और माया तो मिलकर लड़े थे। बावजूद इसके अगर मोदी जीतकर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अधिक सीटें जीत गई तो आप कैसे कह रहे हैं कि हमारी वजह से भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा होता है। तो ये वो साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके अलावा उन्होंने योगी और मोदी पर तीखे हमले भी किए हैं। हम बराबरी चाहते हैं, हम हिस्सा चाहते हैं, हिस्सेदारी चाहते हैं। अगर 11% मुख्यमंत्री बना सकते हैं तो क्या 19% मुसलमान अपने 19 मेरे मनीष के नहीं कामयाब कर सकते?
30% मुसलमानों को, अगर 11% यादव मुलायम सिंह यादव को अखिलेश यादव का मुख्यमंत्री बनाए तो क्या इस आने वाले चुनाव में 19% मुसलमान क्या मजलिस के मजलिस को कामयाब नहीं कर सकते? करेंगे इंशाअल्लाह। क्या योगी आदित्यनाथ ठाकुरों के नेता नहीं है? बाबा है ना, बाबा ठाकुरों के नेता है। ठाकुर ये बोलता है कि बाबा हमारा है। ओबीसी नेता ये कहता है कि मोदी हमारा है। यादव ये कहता है कि अखिलेश हमारा बेटा है। दलित समाज के लोग कहते हैं मायावत बहन जी के कि बहन जी हमारी है। कुर्मी समाज के लोग बोलते हैं कि अनुप्रिया को मिनिस्टर इसलिए बनाया गया कुर्मी होम लेना है। तो इस तरह से एक संवाद करने की कोशिश कर रहे हैं अपने वोटरों के साथ वो, कि मुसलमानों को अब एकजुट होकर उनके साथ आना पड़ेगा और तभी उनकी जो सत्ता में या कहिए कि लोकतंत्र में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो पाएगी। वो एक बात पर खास तौर पे बहुत जोर दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें आपके बीच से नेतृत्व लेना है, हमें नेता नहीं बनना है, नेता आपको बनना है। वो उत्तर प्रदेश में नेतृत्व पैदा करना चाहते हैं। ऐसी एक संभावना, ऐसी एक कोशिश उनकी अपने समर्थकों के बीच में दिखाई दे रही है। वो तकरीर तो बहुत अच्छी करते हैं, वो भाषण बहुत अच्छी करते हैं। मैं इस वक्त नहीं कह सकता कि उत्तर प्रदेश की सियासत में उनको कितना हिस्सा मिल पाएगा, इस बार उनको चुनाव में कितना बड़ी कामयाबी मिलेगी, क्योंकि उनका पिछला चुनाव पश्चिम बंगाल में खाली हाथ गया है, लेकिन उससे पहले बिहार में उनको कामयाबी मिली है। सिरे से नकार नहीं सकते कि उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को इस बार खाली हाथ जाना पड़ेगा। वो कह रहे हैं कि हमने पहले जो धीरे धीरे तरक्की की है, उत्तर प्रदेश में हमारे समर्थन बढ़ रहे हैं और वो इस बार उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार उनका खाता उत्तर प्रदेश में खुल जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि इस बार निश्चित रूप से पहले से ज़्यादा प्रभावकारी भूमिका में वो दिखाई दे रहे हैं। और अगर उनकी रणनीति और उनकी जो राजनीति है इस वक्त, जो सवाल उठा रहे हैं, जो मुद्दे उठा रहे हैं, वो अगर ठीक काम कर गया तो इस बार उनका उत्तर प्रदेश में खाता खुलना भी तय माना जा सकता है। एक खबर मैं आपको और बताना चाहता हूँ, वो ये कि आज काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मामले में हाई कोर्ट का एक फैसला आया है और उसने आज लोअर कोर्ट के एक फैसले पर रोक लगा दी है। लोअर कोर्ट ने यानी बनारस की एक अदालत ने फैसला किया था कि पुरातात्विक सर्वेक्षण कराया जाए और इसमें जो 5 लोगों की टीम बनाई जाए उसमें 2 अल्पसंख्यक समाज से जरूर हो। वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीज़न आशुतोष तिवारी की अदालत ने 8 अप्रैल 2021 को ये फैसला किया था कि ज्ञानवापी परिसर में पुरातात्विक सर्वेक्षण कराया जाए, 5 सदस्यों की कमेटी बनाई जाए और उस 5 सदस्यों की कमेटी में 2 सदस्य अल्पसंख्यक समुदाय से जरूर हों। लेकिन पुरातात्विक सर्वेक्षण कराए जाने के फास्ट ट्रैक के इस फैसले को अंजुमन इंतजामिया मस्जिद और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी और उसके आधार पर हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया है और कि ये सर्वेक्षण नहीं कराया जा सकता क्योंकि इस तरह के मामले अदालत में विचाराधीन हैं। इस आधार पर अदालत ने निचली अदालत के फैसले पर रोक लगा दी है। ये एक सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और अंजुमन इंतजामिया मसाजिद की बड़ी जीत मानी जा रही है, लेकिन इसको अभी फाइनल वर्डिक्ट इसलिए नहीं कहा जा सकता है क्योंकि इस पूरे मामले में जो दूसरे पक्ष हैं वो भी मजबूत पैरवी कर रहे हैं। और आज जो आधार लिया गया इस फैसले के हाई कोर्ट में जो तकरीर की गई, जो पक्ष रखा गया, वो ये कहा गया कि 1951 के पूजा स्थल कानून के अनुसार किसी कोर्ट में लंबित मामले में इस प्रकार का कोई आदेश नहीं दिया जा सकता है और इसी आधार पर हाई कोर्ट ने इस पुरातात्विक सर्वेक्षण से इनकार कर दिया और अब ये सर्वेक्षण नहीं होगा। तो ये अपने आप में एक बड़ा फैसला है। देखा जाए तो इसका एक सियासी प्रभाव भी है क्योंकि, और सबसे आखिर में शिक्षा मित्रों की बात, शिक्षा मित्रों का मानदेय अब शायद 1000 ज़्यादा मिलेगा। अभी ये फाइनल रिपोर्ट नहीं है, ये सोर्सेज के जरिए कुछ अखबारों ने छापा है, मेरी अपनी जानकारी नहीं है। मैं कुछ अखबारों के आधार पर आपको ये जानकारी दे रहा हूँ कि ये कहा गया है कि शिक्षा मित्रों के वेतन में मानदेय में 1000 की बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा जो अनुदेशक हैं जिनको अभी 7500 मिलता है, उनके मानदेय में भी 500 से लेकर 1000 की बढ़ोतरी हो सकती है। इसके अलावा रसोइया जो कुक हैं, हेड कुक हैं, उनके लिए भी प्रावधान किया गया है। इस पूरे अनुपूरक मांग में सरकार ने उनके लिए प्रस्ताव किया था और उसको मंजूर किया गया है विधानसभा में। तो उनके लिए भी 500 की राशि बढ़ाई जा सकती है मानदेय की।
जो हर महीने उनको मिलता है उसके आधार पर। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे दिलचस्प ये है कि इसके लिए अनाउंसमेंट के लिए मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का इंतज़ार किया जा रहा है और मुख्यमंत्री इसको अनाउंस करेंगे। ये इतना बड़ा कार्यक्रम, इतनी बड़ी घोषणा तो नहीं है शायद कि जिसके लिए मुख्यमंत्री का इंतज़ार किया जा रहा है। लेकिन इस वक्त जो सरकार है, आपको मालूम है कि नियुक्तियों में जो फाइनल जो लोग चुन कर आ रहे हैं उनको नियुक्ति पत्र खुद मुख्यमंत्री दे रहे हैं। सिंबॉलिक तौर पर भले ही कुछ लोगों को दे रहे हैं, लेकिन नियुक्ति पत्र बांटने का काम भी मुख्यमंत्री को शामिल किया गया है। और अब जानकारी आ रही है और कि शिक्षा मित्रों के मानदेय का ऐलान करने के लिए मुख्यमंत्री खुद सामने आएंगे और मुख्यमंत्री से इसका ऐलान करवाया जाएगा। जबकि शिक्षा मित्रों की ये मांग जो है पूरी तरह से पूरी नहीं हुई है, क्योंकि उनकी मांग थी कि उनको सहायक शिक्षक का दर्जा दिया जाए, उनको नियमित किया जाए, और वो मानदेय बढ़ाने से शायद बहुत संतुष्ट नहीं है। 1,56,000 शिक्षा मित्रों का सवाल है और उनको अगर सिर्फ आप मानदेय से, वो भी चुनाव से इतने पहले, मात्र कुछ दिन पहले आप 1,000 रुपये का मानदेय बढ़ाकर उनको कितना खुश कर पा रहे हैं, ये मेरी समझ से बाहर है। और मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत बड़ा इशू होगा शिक्षा मित्रों के लिए या बहुत बड़ा संतोष का विषय होगा। लेकिन शिक्षा मित्र ये लड़ाई हारी हुई लड़ रहे हैं और अभी जो भी स्थिति है उसमें ये बड़ा दुर्भाग्यजनक है कि इसके लिए मुख्यमंत्री का इंतजार हो रहा है। जबकि उसी अनुपूरक बजट में जब जो उत्तर प्रदेश में खिलाड़ियों का सम्मान किया जाना था, ओलंपिक के खिलाड़ी जो आ रहे थे उनके लिए जो धन आवंटित किया गया था, उसी अनुपूरक बजट में उनके लिए भी प्रावधान था और वो धन जो है अगले ही दिन निकलकर उसके कार्यक्रम में लगा दिया गया। लेकिन शिक्षा मित्रों के लिए जो धन मंजूर हुआ, उस खजाने से मंजूर किए गए धन को शिक्षा मित्रों के खाते तक पहुंचाने के लिए किसी अवसर की तलाश कर रही है सरकार। ये एक विचित्र बात है, लेकिन अब ये सरकार की यही नीति है तो अब शिक्षा मित्रों को इसका इंतज़ार करना ही पड़ेगा। शिक्षा मित्रों को हर महीने मानदेय भी नहीं मिलता है, 2-3 महीने पे मिलता है, लेकिन मुझे लगता है कि इसको लटका कर रखने की एक नीयत भी है कि इसको चुनाव के जितना करीब आकर इसका ऐलान होगा और चुनाव के करीब जितना आकर शिक्षा मित्र कुछ राहत महसूस करेंगे तो शायद इससे कोई चुनावी लाभ शायद सरकार को और सत्ता पक्ष को हो जाएगा। ऐसी कोशिश हो सकती है। अब देखने वाली बात है कि शिक्षा मित्र इस पर किस तरह का रिएक्ट करते हैं। अगर आपको इस बारे में कुछ कहना है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर अपनी बात कहिए और इसके ज़रिए आप अपनी बात अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा सकेंगे।